प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों आप सभी जानते हैं, हमारा प्रकरण जो चल रहा है वो है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत मैंने आपको समास के 5 प्रकार बताए हैं कि संस्कृत में समास 5 प्रकार का होता है। पहला केवल समास, द्वितीय हमने पढ़ा है अव्ययभाव समास और तृतीय हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के मैंने आपको कितने भेद बताए थे कि तत्पुरुष समास जो है कितने प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास जो है हमारा 6 प्रकार का होता है, जो विभक्ति के अनुसार चलता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास और आज हमारा है षष्ठी तत्पुरुष समास। यानी कि हम समास के 4 तत्पुरुष समास के अंतर्गत 4 प्रकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास किसमें होता है कि षष्ठी तत्पुरुष समास के साथ षष्ट्यंत पद का सुबंत के साथ समास होता है। यानी कि षष्ठी विभक्ति का सुबंत के साथ समास होता है, उसे हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजपुरुषः, राजपुरुषः। अब जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह करते समय क्या रहेगा, राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः। अब हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि विभक्ति और वचन का और साथ में रखना है सुबंत का ध्यान। तो राज्ञः पुरुषः यानी कि अगर इसका हम हिंदी अर्थ देखें तो क्या होगा, राजा का आदमी जो राजा के लिए कार्य करता है। तो राजा का के की मैंने आपको जब विभक्ति चिन्ह बताए थे तो उसमें बताया था कि षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है का के की। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, राजा का। तो इसमें क्या हो गया, राज्ञः पुरुषः यानी कि राजा का आदमी जो राजा के लिए कार्य करता है। तो षष्ठी के अंतर्गत हमारे कौन कौन से चिन्ह होते हैं, का के की, रा रे री। जब हम इसे सुबंत इसमें का प्रयोग करेंगे यानी कि इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत एक वचन में क्या आएगा, गस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राजन गस पुरुष सु, क्योंकि जो पुरुष है वो हमारा एक वचन में है। तो एक नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत ही रामदासः, रामदासः। इसमें भी राम जो है वो अकेला व्यक्ति है, तो इसमें भी क्या आएगा, एक वचन। तो हम इसका जब समास करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामस्य दासः, रामस्य दासः यानी कि राम का दास, राम का सेवक। यहाँ पर क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन। यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, राम का। तो इसमें जब हम इसका ये हमारा होगा लौकिक विग्रह। जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह सुबंत में क्या आएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आएगा गस। तो हम क्या लिखेंगे, राम गस दास सु। ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं हम, वृक्ष छाया। क्या है, वृक्ष छाया यानी कि वृक्ष की छाया। षष्ठी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, वृक्ष की, काके की, रा रे री। इनमें क्या होता है, इन चिन्हों में षष्ठी विभक्ति होती है। तो क्या आ जाएगा, वृक्षस्य। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वृक्षस्य छाया। क्या हो जाएगा, वृक्षस्य छाया। और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष में क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सुबंत में हमारा आ जाएगा वृक्ष गस छाया सु। ये हमारे जो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत क्या है कि षष्ठी का षष्ठी विभक्ति के साथ में, षष्ट्यंत का षष्ट्यंत विभक्ति के साथ में समास होता है। एक सूत्र के अनुसार मैं आपको, जैसे हमारा ये सूत्र लिखा हुआ है, मैंने सूत्र लिखा है तत्पुरुष समास के अंतर्गत
पूर्वापराधरो उत्तरम एकः देशीन नहीं एकाधिकरणे। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, पूर्व यानी कि पहले, दूसरा अपर, तीसरा हमारा क्या शब्द है, उत्तर, चौथा हमारा है अधर। इन शब्दों के साथ में क्या होता है, इन शब्दों के साथ में भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। किन शब्दों के साथ में, पूर्व के साथ में, अपर के साथ में, उत्तर के साथ में और अधर के साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। यानी कि जो पूर्व भाग, अधर यानी कि पिछला, उत्तर भाग और अधर यानी कि नीचे का, तो उसमें इन शब्दों में भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। सूत्र के नियमानुसार कि यदि ये चारों शब्द हम पद आते हैं तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे पहला हम इसका उदाहरण लेते हैं पूर्व का ही, कि जैसे हमारा उदाहरण है पूर्व काय। पूर्व का हम एक शब्द लेते हैं पूर्व। पहले हम पूर्व का उदाहरण समझेंगे तो उसका हो जाएगा पूर्व काय। पूर्व काया का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे, लौकिक विग्रह करते समय क्या हो जाएगा, जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है वो है पूर्व काय यानी कि शरीर का पूर्व भाग। काया माने शरीर और पूर्व माने इसका पूर्व भाग। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्वम कायस्य। क्या हो जाएगा, पूर्वम पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य। उसके बाद यदि हम इसका जब इसमें शब्दों प्रयोग करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि किस हमारे पद में कौन सी विभक्ति आई हुई है। पूर्व में क्या है, अम, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। कायस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति। तो जिस पद में जो विभक्ति होगी हमें उसी को ध्यान कर रख करके हमें उसी में ही उसी प्रकार सुबंत का प्रयोग करना है। पूर्व में क्या है, द्वितीय विभक्ति, और काय में क्या है, षष्ठी विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ जाएगा अम, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आएगा गस। तो हमारा जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पूर्व अम काय गस। काय यानी कि शरीर, यानी कि शरीर का पूर्व भाग। काय में क्या हो गया कि काया जो है हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत है, तो काय में हमने क्या, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, पूर्वम कायस्य। ये हमारा होगा लौकिक विग्रह। जब हमने अलौकिक विग्रह किया तो इसमें क्या हुआ, पूर्व अम काय गस। क्यों, क्योंकि हमारा जो काय है वो यानी कि शरीर का, किसमें षष्ठी विभक्ति है, शरीर के, यानी कि कायस्य के अंतर्गत क्या है कि कायस्य के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए जब हम सुबंत का प्रयोग करेंगे तो जिस पद में जौन सी विभक्ति होगी उसी पद में हम उसी के अनुसार सुबंत का प्रयोग करेंगे। तो शरीर का यानी कि काय माने शरीर, शरीर का पूर्व भाग, यानी कि पूर्व अम काय गस। काय जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा तो इसलिए हमने षष्ठी का यहाँ पर गस का प्रयोग किया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम इसका अपर। अपर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अपर काय। क्या हो जाएगा, अपर काय। अपर काय के अंतर्गत जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरम कायस्य। क्या आ जाएगा, अपरम कायस्य। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे इसी प्रकार से अपरम में क्या है, द्वितीय विभक्ति, और काय में यानी कि कायस्य माने यानी कि शरीर का, तो इसमें क्या होगा, हमारी षष्ठी विभक्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपर अम काय गस। क्योंकि षष्ठी विभक्ति किसमें है, षष्ठी विभक्ति हमारे इस पद में है, तो इसलिए इसमें ही हम षष्ठी विभक्ति के अनुसार इसी अनुसार हम इसका प्रयोग सुबंत का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं उत्तर का। उत्तर में क्या है, उत्तर काय।
लौकिक विग्रह करेंगे तो उस लौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा, उत्तरम कायस्य, उत्तरम कायस्य, यानी कि शरीर का उत्तर भाग। तो इसमें क्या होगा, उत्तर अम काय गस। नेक्स्ट उदाहरण हम लेंगे, एक शब्द हमारा और रह गया अधर, यानी कि नीचे का भाग। अधर का जब हम उदाहरण लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अधर काय, अधर काय। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अधर्म कायस्य, क्या हो जाएगा, अधर्म, अधर्म कायस्य। अब इसी प्रकार से इसमें क्या है, इसमें द्वितीय विभक्ति है और इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति। तो इसमें क्या आ जाएगा, अधर अम काय गस, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में एक वचन में सुबंत क्या है, हमने गस का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से सूत्र के अनुसार पूर्वा, परा, उत्तर और अधर, इन शब्दों में जो है उसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। साथ ही जो नपुंसक शब्द होते हैं, यानी कि जैसे हमारे इसमें संस्कृत के अंतर्गत 3 लिंग बताए गए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी जैसे हमारे कुर्सी, मेज, जिन जो प्राण से रहित होते हैं, तो उन शब्दों में भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास का सूत्र क्या होता है, अर्ध नपुंसकम। क्या होता है, अर्ध नपुंसकम। अर्ध नपुंसकम के अंतर्गत भी क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो हमारी नपुंसक के अंतर्गत जो वस्तुएं, जो पद या जो शब्द आते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं नपुंसक शब्द के अंतर्गत अर्ध पिपलिया। क्या, अर्ध पिपली। क्या है हमारा उदाहरण है, सूत्र के अनुसार हमारा उदाहरण हो जाएगा अर्ध पिपली। अर्ध पिपली। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह करते समय क्या आ जाएगा, अर्धम पिपलिया। क्या हो जाएगा, अर्धम पिपलिया। इसका अर्थ क्या होगा, अर्धम पिपलिया का इसका जो हमारा अर्थ है, पीपली का अर्धभाग। पिपलिया यानी कि इसमें क्या है कि इसमें हमारा क्या होगा, षष्ठी, और इसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। तो उसी अनुसार हमें क्या देखना है कि द्वितीय विभक्ति में क्या है, अम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अर्ध अम पिपली गस, क्योंकि षष्ठी में क्या, किसका प्रयोग करना है, षष्ठी में हमें गस का प्रयोग करना है। तो छात्रों, इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत मैंने आपको पूर्वापरा, अधर और उत्तर, इससे संबंधित और अर्ध नपुंसक, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास किसमें होता है, जहां पर पूर्व, अपर, अधर और उत्तर इन शब्दों का प्रयोग किया जाए। साथ ही नपुंसक शब्दों में भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसके साथ षष्ठी तत्पुरुष समास का मैंने षष्ठी के विभक्ति के अंतर्गत आपको जो चिन्ह बताया था वो होता है का, के, की, रा, रे, री। जहां पर जिन शब्दों का, पदों को हम लिखते समय, यानी कि जिसमें संबंध का प्रयोग किया जाता है कि ये व्यक्ति कार्य करना, राजा का आदमी है, राम का दास है, तो जहां पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। उसी अनुसार हम सुबंध का प्रयोग करते हैं। जैसे षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत जब हम सुबंध का प्रयोग करेंगे तो हमारा एक वचन में गस, द्विवचन में ओस और बहुवचन में क्या आएगा, आम आएगा। तो इसी प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष समास को करते समय हमें क्या करना है कि विभक्ति का और सुबंध का ध्यान रखना है।
तो छात्रों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है यानी कि जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलें, कि जिससे इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।